गुज़िश्ता वीडियो में एक ग्रुप ऑफ सेक्शन आपके सामने पेश किया जिसके तहत आप जो अदालत आपको रिलीफ दे सकती है, आपकी रादरसी कर सकती है, उस अदालत के इख्तियारात की बाबत और उसके मुतल्लिक सेक्शन ऑफ लॉ दफ़ात जो हैं वो उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैंने जिस तरह से पहले आपके सामने ये अर्ज़ की थी कि मैं ग्रुप ऑफ सेक्शन वो पेश करूँगा जिसमें जो कि आपस में इंटरलिंक हैं, एक दूसरे के साथ बाहम राब्ते में हैं। उनको आप इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो आपको उन सेक्शंस को उस हवाले से याद करना आसान होगा। तो मैंने गुज़िश्ता जो वीडियो थी उसमें सेक्शन ऑफ लॉ आपको बताए थे कि जो ही आप अदालत में इंटर होंगे, किसी अदालत में आप कोई मुकदमा दायर करेंगे, तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आप जिस अदालत की तरफ जा रहे हैं, क्या उस अदालत के पास इख्तियार समाअत है, क्या उस अदालत को ये हक़ हासिल है कि वो आपके मुकदमे की दादरसी मुकम्मल दे सके। तो जब तक किसी अदालत के पास ये साबित ना हो जाए, ये आपके पास इल्म ना हो कि उसके पास आपको रिलीफ देने का मुकम्मल इख्तियार है, तो उस अदालत के उसके अलावा किसी अदालत के पास रुजू करना, ये जो है आप अपने इंसाफ को आप इंसाफ के हुसूल में नाकाम हो जाएंगे। तो इस नाकामी को दूर करने के लिए मैंने ये कोशिश की है कि मैं जो मुकदमा जो तहरीर होता है तो पहले लफ्ज़ से लेके मैं आहिस्ता आहिस्ता जो बाद में इसके स्टेप हैं कि मुकदमा किस अदालत में, उसके बाद इसकी जो पार्टीज़ हैं वो कौन होंगी, इसके प्लेंटिफ कौन हो सकता है, इसका डिफेंडेंट कौन हो सकता है, पिटिशनर कौन हो सकता है, रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है, इसकी बाबत जो सेक्शन ऑफ लॉ हैं और जो ग्रुप उसमें बनता है उसके हवाले से जितने दूसरे इंटरलिंक सेक्शन हैं उनको भी मैं एक ग्रुप की सूरत में आपके सामने पेश करूं ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो। तो आप जब इसमें ग्रुप सेक्शन के तकसीम कर लेंगे तो आपको जो है सारे उसका इल्म हो जाएगा कि आप किस सेक्शन के तहत और कहाँ से कौन सा सेक्शन उस पर बार लगाता है, पाबंदी लगाता है कि आप वो नहीं कर सकते। तो कल गुज़िश्ता मैंने जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ही हम इन द कोर्ट लिखते हैं तो हमारे पास जो इख्तियार है वो जो है शुरू हो जाता है सेक्शन 9 से। मैं आज ज़रा सा उसका आपको पढ़ के देता हूँ एक टच। जो CPC का सेक्शन 9 है उसकी जो बेयर एक्ट है या जो उसका रीडिंग है वो क्या कहती है, तो ज़रा इसको गौर से सुनिएगा कि सेक्शन 9 जो है वो क्या कह रहा है और किस तरह जो है इख्तियार देता है एक सिविल कोर्ट को कि वो आपका कोई भी मुकदमा, कोई भी सिविल राइट जो है वो उसके लिए आप सिविल कोर्ट को रुजू कर सकते हैं और कहाँ पे पाबंदी लगती है कि कौन से। तो सेक्शन 9 जो है वो है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और उसके साथ फिर रेस जुडिकाटा भी है। तो कोर्ट्स सेक्शन 9 की जो रीडिंग है वो ये कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयरिन कंटेन्ड have jurisdiction to all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। अब ये जो है तो सेक्शन 9 है, तो हर किस्म का जो सिविल हक है, समाजी हक है, वो उसके लिए आप दादरसी के लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं। सिवाय का क्या, सिवाय वो जिनके बारे में वाज़े तौर पर या मफरूज़े के तौर पर, मारूजी तौर पर ये समझ लिया जाए कि वो सिविल कोर्ट के पास उसका इख्तियार नहीं है। तो इसके बाबत मैंने कल आपको बताया था। तो जुरिस्डिक्शन सेक्शन 9 में वसी जुरिस्डिक्शन आ गई है सिविल कोर्ट के पास, हर तरह का सिविल मामला आ सकता है सिवाय उनके जिनके
जिनकी बाबत कानून पाबंद करता है कि वो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सेक्शन 9 है। फिर अब जो है जुरिस्डिक्शन जो है, फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और फिर जो है उसकी जो मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन है, इसकी बाबत जो है तो मैंने कल आपको बताया था, आप सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 20 को पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास जो है तो जुरिस्डिक्शन एक अदालत की और डुअल जुरिस्डिक्शन यानी दो अदालतें भी जो है, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दो में से कोई भी अदालत चुन सकते हैं। वो सारी चीज़ें सेक्शन 16 से सेक्शन 20 तक उसमें मौजूद हैं। फिर इसके बाद मैंने अर्ज़ की थी कि कुछ बार हैं जो एक्सप्रेसली बार हैं, वो जो है लागू होती हैं किसी भी मुद्दई पर कि वो एक खास सिविल कोर्ट को नहीं जा सकता। तो जो बार हैं अगर एक्सप्रेसली हैं तो वो भी जो है इस सिविल कोर्ट के पास इख्तियार नहीं होगा। उसकी बाबत मैंने रेवेन्यू के मामलात, बैंकिंग के मामलात, कस्टम के मामलात, इनकम टैक्स के मामलात, और जो एवीक्यू प्रॉपर्टी होती है वो जो एवीक्यू प्रॉपर्टी में जो एवीक्यू कमिश्नर है उसके पास वो जाएगा। इसी तरह जो दूसरे मामलात हैं सिविल नेचर के, तो वो भी जो है दूसरी अदालतों में जिनके लिए अपने स्पेशल लाज मौजूद हैं वो उसको जाएंगे। तो वो मैंने कल कोशिश की थी कि एक आपको एक स्केच सा दूँ, एक नक्शा सा दूँ कि किस तरह वो ये एक्सप्रेसली बार हैं। लेकिन बात सूरत हाल में ये होता है कि एक्सप्रेसली तो बार नहीं है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि डिफेमेशन एक्ट है, डिफेमेशन एक्ट में दो तरह की रिलीफ आप हासिल कर सकते हैं। डिफेमेशन एक्ट में जो है जो रिलीफ आप सिविल कोर्ट में हासिल करते हैं वो सिर्फ सिविल राइट होगा, यानी आपको जो डैमेजेस हुआ है डिफेमेशन के ज़रिए वो आप वसूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को पेनलाइज करना है, किसी पे ताज़ीर लगानी है, किसी को सज़ा दिलवानी है, तो वो फिर डिफेमेशन एक्ट के नीचे जो है वहाँ पे जो डिफेमेशन के लिए स्पेशल कोर्ट है वो है सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट में आपने डिफेमेशन का इस्तिगासा करना है। उस इस्तिगासे की जो शराइत हैं वो भी जो है डिफेमेशन एक्ट में मौजूद हैं, उसके तहत आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो रिलीफ मिलेंगे। एक ये कि आपको ये रिलीफ मिलेगा कि जो डिफेम आप हुए हैं और जितना नुकसान आपको हुआ है उसके मुताबिक वो रिलीफ आपको रिकवरी करके देगी अदालत, और उसके साथ जिसने आपको डिफेम किया है आपने अगर अपना केस साबित कर लिया तो उसको अदालत सज़ा भी देगी। इसी तरह एक दूसरा जो मैंने कल अर्ज़ की थी कि किसी ने आपकी ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया नाजायज़ तौर पे, तो वो उसके लिए भी जो है तो मुख्तलिफ सिविल कोर्ट्स के पास प्रोविज़न मौजूद हैं, और जो इस्तिगासा की प्रोविज़न है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के नीचे वो है सेशन कोर्ट के पास। तो उसमें भी आपने इस्तिगासा करना है, और इस्तिगासा में अपना केस साबित करेंगे तो अदालत आपको सिविल राइट भी वो देगी उस स्पेशल लॉ के नीचे, और उसके साथ साथ जिस शख्स ने नाजायज़ कब्ज़ा किया है उसको सज़ा भी देगी और वो ज़ेर ताज़ीर भी आएगा। तो दो रिलीफ जो है वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई एक ही रिलीफ सिर्फ कब्ज़ा हासिल करना चाहे, बाद सूरत हाल उसमें स्पेशल किस्म की सूरत हाल होगी। वो उसमें जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है उसकी बात शराइत हैं कि आपने एक ख़ास मुद्दत के अंदर और ख़ास सूरत हाल के अंदर और ख़ास किस्म के वाक़यात की पेश नज़र आपने इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की अदालत के ज़रिए उस अदालत को उस कानून के तहत इन्वोक करना है, उस अदालत को रुजू करना है। लेकिन अगर वो हालात जो है किसी सूरत में वो बदल जाते हैं या कोई भी दीगर सूरत है, तो फिर आपके पास एक दूसरी रेमेडी, एक दूसरी दादरसी हासिल है, वो सिविल कोर्ट के पास है। तो सिविल कोर्ट में आप उस नाजायज़ कब्ज़ा को छुड़ा सकते हैं और अपनी ज़मीन का कब्ज़ा वापस हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 उसमें जो है तो सेक्शन 8, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों जो है कब्ज़ा वागुज़ार करने के लिए ये दोनों दफ़ात शामिल हैं, लेकिन दोनों में मामूली सा फ़र्क है।
सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में एक फ़र्क ये है कि सेक्शन 8 में लिमिटेशन जो है 12 साल है और सेक्शन 9 में उसके लिए लिमिटेशन है 6 महीने। और सेक्शन 8 में जो है आप अपने जो आपके साथ खाता शरीक है उसको भी, उससे भी अगर उसने आपका कब्ज़ा, आपकी ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया है तो उसको भी, उससे भी आप वापस करवा सकते हैं। जबकि सेक्शन 9 में किसी ऐसे शख्स ने कब्ज़ा हासिल किया है जो कि खाता शरीक नहीं है और वो बाहर से आया, उसने कब्ज़ा लिए, तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है इनमें जो फ़र्क हैं वो भी मौजूद हैं। तो अब सिविल राइट हैं, ये ज़मीन का कब्ज़ा हासिल करना, कोई डिफेम हुआ है उसको जो डैमेजेस वसूल करना, या जो है ये सारे सिविल राइट हैं। लेकिन इनके पास इनकी निस्बत जो है दोनों किस्म के रिलीफ, दोनों किस्म की दादरसी जो है किसी भी साइल के लिए मौजूद होती है। तो ये अर्ज़ मैंने ये करना था कि किसी भी अदालत को रुजू करने से पहले आपके पास ये इल्म होना चाहिए कि जिस अदालत को आप रुजू करते हैं तो कौन सी प्रोविज़न है, कौन सी सहूलत है कानून की, और किस कानून के तहत आप उस अदालत को रुजू करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है, सबसे हमारे इब्तिदाई मरहला होता है वो यही होता है कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि आप जिस अदालत से रुजू कर रहे हैं आया उसको इख्तियार समात है या नहीं है। अगर इख्तियार समात नहीं है तो फिर हम जो है इसके बाद जो सेक्शन 9 है, इसके बाद आता है सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में जो है पहले तो अदालत को चाहिए कि वो केस देखे, अगर उस मुकदमे का उसके पास इख्तियार समात नहीं है तो वो सेक्शन 10 के नीचे आपको मुकदमा वापस कर दे और आपको हिदायत करे कि आप जो है तो मुनासिब अदालत या मुनासिब फोरम पे रुजू करें। तो वो सेक्शन 10 के नीचे आपको मुकदमा वापस कर देंगे और आप फिर जो है जो जिस अदालत के पास इख्तियार समात है उसको रुजू कर सकते हैं। फिर जो है इस पे जो बार ये कहते हैं एक्सप्रेसली बार तो एक स्पेशल लॉज की वजह से होती है। दूसरा एक्सप्रेसली बार वो है जिसमें जो है दो तरह की चीज़ें हैं। एक ये कि जिस मुकदमे को, जिस मामले को आप अदालत में लेके आए हैं, ये मामला और ये मुकदमा जो मैटर एंड इशू है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अनदर कोर्ट। तो अगर किसी दूसरी कोर्ट ने इसी मामले का फैसला किया हुआ है तो फिर रेस जुडिकाटा उस पर अप्लाई होगा। फिर जो है वो उस अदालत पे बार है कि वो इस मुकदमे को नहीं सुन सकेगी। फिर एक और जो है जो बार है, पाबंदी है, वो ये है कि रेस सब्जुडिस जिसको कहते हैं कि उसी नौइयत का मामला और उसी तरह का इशू जो है किसी दूसरे मुकदमे में दूसरी अदालत के पास ज़ेर तजवीज़ है। अगर ज़ेर तजवीज़ दूसरी अदालत के पास है तो आप जो है उसी नौइयत का मुकदमा आप किसी दूसरी अदालत के पास नहीं ले जा सकते। तो ये भी एक्सप्रेसली बार है। फिर जो एम्प्लॉयडी बार ये है कि एक ख़ास किस्म का कानून मौजूद है, स्पेशल लॉ जो है किसी भी मुकदमे की बाबत, किसी भी मामले की बाबत स्पेशल लॉ मौजूद है तो आप जर्नल लॉ की तरफ नहीं जा सकते। CPC हमारे यहाँ इसको जर्नल लॉ कहते हैं। अगर स्पेशल लॉ में कोई जो है रिलीफ आपको मुयस्सर है तो आप जर्नल लॉ की तरफ नहीं जा सकते। ये नज़ायर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ये उन्होंने फैसला दे दिया है हमारी आला अदलिया ने कि जब किसी भी मामले में स्पेशल लॉ मौजूद हो तो जर्नल लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये है एम्प्लॉयडली बार है। फिर एम्प्लॉयडली बार की एक दूसरी डिफिनीशन ये है कि एक मामला है, अदालत ने जो उसका फैसला किया है वो तो बराह रास्त जो है जो पार्टी अदालत के पास गई है उनके माबैन नहीं है, लेकिन जो मैटर और जो इशू है वो अदालत फैसला कर चुकी है। अब फर्ज कर लेते हैं कि कोई जो है सिविल सर्विस का एक कोई आर्डर हुआ है, किसी अथॉरिटी ने इशू किया है और उसकी बाबत
कोई दीगर मुलाजिमीन या कोई दीगर लोग आए हैं अदालत में और उस आर्डर की निस्बत जो है तो अदालत से रुजू किए और अदालत ने उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग और अपना फैसला दे दिया, तो ये इम्प्लाइडली बार हो जाएगा। अगरचे जो नया रुजू करने वाला है उसने ये मुकदमा नहीं किया होगा, लेकिन जो गुज़िश्ता जो है मुकदमा किसी दूसरे शख्स ने किया है, उसने रुजू किया था अदालत से और अदालत से रुजू करने के बाद उस पर अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, तो ये इम्प्लाइडली बार हो जाएगा। तो इसी तरह जो सिविल कोर्ट में किसी भी प्रॉपर्टी के बाबत कोई फैसला जो है अदालत ने दिया हो तो वो अज़ीज़ तलबा इंशाअल्लाह मैं अपने अगली वीडियो में जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाद जो मरहला आता है वो है फरीकैन, पार्टी ऑफ द सूट या पार्टी ऑफ द पिटीशन, इसके बाबत जो सेक्शन ऑफ लॉ हैं और उनका जो ग्रुप बनता है उनको मिला के आपके सामने रखूँगा, ताकि तलबा को ये इल्म हो सके जब वो किसी अदालत को रुजू करते हैं तो किस को अपना वली बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मैं आपके कमेंट्स और आपकी तजावीज़ का मुंतज़िर रहूँगा। शुक्रिया।